जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम का जो ब्लेंडर किया है, अब खुद पाकिस्तानी ही उसकी धज्जियां उड़ाने लग गए हैं। क्योंकि पूरा विश्व तो इस सिक्योरिटी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा ही रहा था, क्योंकि आजादी के बाद क्या हर देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है, जबकि आज पाकिस्तान अपने आप को खुद पाक साफ साबित करने के लिए एफएटीएफ आईएमएफ के आगे अपनी इमेज साफ करने के लिए, और कहीं न कहीं पाकिस्तान अपनी लोन लेने और अपनी साफ छवि बनाने के लिए ये सिक्योरिटी पॉलिसी जैसी ब्लेंडर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज इस डिबेट में भी आप देखोगे कि जो साजिद तरार और कमर चीमा के बीच की गई है, उसमें सारी इनका मजाक कैसे उड़ाया गया और कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के इदारों का कैसे धज्जियां उड़ा दी इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियों का। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। कई लोग तो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसा मुल्क है कि 75 साल में पहली नेशनल सिक्योरिटी और आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों नहीं बन सकी। और दूसरा ये है कि ये वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसमें ऑपोजिशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ऑपोजिशन एज ए स्टेक होल्डर उसने इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, और कहा जाता है कि सूबों से भी उस तरह इनपुट नहीं लेगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर से इनपुट नहीं लेगी। एनी हो, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। आप इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, अपना एक बड़ा प्रोग्रेसिव और एक इंटरनेशनल व्यू रखते हैं। तारड़ साहब, आपके सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू साहब। तारड़ साहब, ये बताएं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो मोइद यूसुफ साहब लेके आए हैं, वो कहते हैं पहले रवायती सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया और बाकी ममालिक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, अफगानिस्तान ये वो तो सारी जगह ठीक है, लेकिन अब गैर रवायती सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि इकोनॉमी पे बात करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इक्तिसादियात को ठीक करना है, इन चीजों पे वो कह रहे फोकस करना है। और वो कह रहे हैं भारत से अगले 100 साल भी जंग नहीं करनी। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं? बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूरोप गए हुए थे, स्पेन और रोमानिया में, वहां पे उन्होंने कश्मीर का जिक्र मेन स्ट्रीम किया ही नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया। तो क्या आप पहले तो इस सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को और इस जो आउटलुक है इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस पे मैं पहले इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और ये सब कुछ, ये एक मजाक लग रहा है, बिल्कुल ब्लंडर। वो पूछे किस तरीके से दो स्टेटमेंट्स आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की और आपके प्राइम मिनिस्टर की, जब दो चीजें कहूंगा तो ये सारी उसमें जीरो हो जाती है। वो किस तरीके से कि मोइद यूसुफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी है कि जब आप बाहर से पैसे, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं बाहर से, आईएमएफ से या जहां कहीं से भी लेते हैं, और आपकी पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि आप ऑलवेज बाहर के पैसों से मकरूज रहते हैं। नंबर 1। दूसरी स्टेटमेंट आपके वजीर आजम साहब ने दी है कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से अंडर थ्रेट है। जब ये 2 चीजें आपने बयान कर दी हैं, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तो क्यों नहीं बनता? आप इंडिपेंडेंट ही नहीं है, आप आजाद ही नहीं है किसी चीज में। आप खुद किस तरीके से डिटरमिन कर लेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब आप ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? जब आपका स्टेटमेंट चलाने वाला गवर्नर जो है आईएमएफ का अपॉइंटी हो, आपका फॉरेन मिनिस्टर आईएमएफ का अपॉइंटी हो, एक्स उनका एम्प्लॉई हो, तो आपकी कौन सी पॉलिसी, किस पॉलिसी की बात करेंगे आप? दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो बिल्कुल स्पेन गए हैं और रोमानिया गए हैं। वो बोर हो चुके थे, उनका दौरा सिर्फ मेरे ख्याल में तो तकरीबन जाती नौयत का था। मैंने जब उसके बारे में डिटेल देखने की कोशिश की कि वो क्या करने गए हैं। स्पेन में वो गए हैं क्योंकि वहां पे आपके डिप्लोमेटिक उनके साथ रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। शाह साहब, आपके 110 मुल्कों में एम्बेसी हैं, अब आप 110 मुल्कों में जाएंगे अपनी हर एम्बेसी खोलने की एनिवर्सरी में? और आपके मुल्क के अंदर आपके हालात इतने खराब हैं, महंगाई और आपकी इकोनॉमी, आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप एनिवर्सरियों पे जा रहे हैं वहां पे। और दूसरा, जाके आप वहां लोगों को कह रहे हैं हमारे साथ ट्रेड करें। किस चीज का ट्रेड करें आपके साथ? आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्या इंपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं? आपने जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ा दिए, आप कोई चीज यहां पे असेंबल करने और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं आप?
तो ये एक मजाक है जिसको मेरा मतलब बार बार किया जा रहा है। बल्कि मैं हैरान हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बहाने पे एक इतना बड़ा इज्तिमा किया गया, लोगों की उस दिन जिंदगी इस्लामाबाद में अजीरन की गई होगी, एक बहुत बड़ा बजट दिया बना होगा, चाय पानी पे बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा, लेकिन उस पर क्या है वो, मैं 3 चीजें बताना चाहता हूँ। मोहिद यूसुफ साहब की मैंने स्पीच बड़े प्यार के साथ सुनी है, बार बार सुनी है। उन्होंने उसमें एक जिक्र किया है कि हर पाकिस्तानी शहरी का हमारा फर्ज है कि उसकी मुआशी और उसकी फिजिकल सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। ये कौन सा मजाक है आपका? आप किसी पाकिस्तानी की सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं? मरी में जो बंदे मर गए बर्फ के अंदर आपके 50 मील, आपके 50 किलोमीटर के फासले पे, उनकी आपने सिक्योरिटी दे सके? आपने अभी तक साहिवाल सारे की कोई सिक्योरिटी दी उनको? उनका कोई हल निकाला आपने? उसके बाद आपने सियालकोट के मसले का कोई हल निकाला आपने? अब कैसे ब्लंडर आप करते हैं? कैसी सिक्योरिटीज आप प्रोवाइड करने की एक ऐसी बत्ती दिखा दी जो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने उसमें यह कहा कि हर शहरी का हक बनता है वो हमसे पूछे, क्वेश्चन करे कि मेरे ये हकूक है मिलने क्यों। और भाई 25 करोड़ बंदे इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, महंगाई के साथ क्या कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं उनका। कंसेंसस के बारे में आपने बात की है, किसी अपोजिशन पार्टी के एक बंदे, ये बल्कि मैं हैरान हूं, ये बात आप इन्होंने डिस्क्लोज तो आज की है, लेकिन इन्होंने अब सलीम साफी साहब के प्रोग्राम जिरगा में उन्होंने भी एक क्वेश्चन उठाया था कि आप अपोजिशन पार्टी के कंसेंसस साथ नहीं है, आपके साथ इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर कौन कौन से लोग आपके साथ इस पेज पे मौजूद हैं? उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो ये एक लतीफा जोकदार जुगती लोग बैठे हैं, दरबार है लगा हुआ है और वो सुन रहे। इस वक्त कौम तो कुछ सुनने की सलाहियत नहीं रखती क्योंकि वो इस तरीके से मजबूर हो चुकी है। इनके पास ना जवाब है देने को, ना जवाब। देखे एग्रीकल्चर कंट्री है और व्हीट जो है गंदम इंपोर्ट की जा रही, तो देखे ये गैस आपकी मौजूद नहीं है। किस चीज का कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट आप बता दें कि ये डिपार्टमेंट हमें रेस्क्यू करेगा? ये हमने ये परफॉर्म किया है 3 साल के दौरे में। मैं यहाँ पे एक जरूर बात कहूंगा, मैं पहले कहता था कहतुर रजाल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई लोग हैं ऐसे। अभी जो रिसेंट इस वक्त परवेज खटक साहब ने क्वेश्चन किया, हालांकि वो बैकफुट पे चले गए, कभी कहते हैं मैं सिगरेट पीने गया था, कभी किसी मिनिस्टर ने कहा वो चाय पीने बाहर गए थे। हालांकि इस तरह कैबिनेट की मीटिंग से उठ के चाय सिगरेट को नहीं बाहर पीने जाता, लेकिन वहां पे हंगामा हुआ। और मैं एक बात में बड़ा खुश हूं, मैं समझता था कि कोई किसी नूर आलम साहब ने एक बात मुझे मेरे कलेजे को लगी। उन्होंने कहा जो फ्रंट 3 सीटों पे लोग बैठे हैं उनके नाम ECL में डाले जाए। मैं उनको सलूट करता हूं उनकी इस बात पे। पाकिस्तान का सोल्यूशन ही है, लेकिन वो मर्दे मोमन पता नहीं कहां से आएगा जो अगली 3 सीटों के नाम ECL में डाल के कहेगा। इनको हल मौजूद है। अगले दिन आपके एक मिनिस्टर ने कहा काश हम भी सऊदी अरेबिया की तरह होते, पैसे निकलवा लेते। काश आपको रोका किसने? काश आपको किसने रोका है? काश आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, काश आप ये वादे करके आए थे, काश यही आपका मैंडेट था, और आप कहते हैं काश हम सऊदी अरेबिया की तरह होते। तो इन्हें मसाइल का पता है चीमा साहब, इनको सब पता है जो पक रहा है बाहर, इनको सब पता है यूरिया नहीं मिल रही, इनको सब पता बिजली नहीं मिल रही। लेकिन बात यह है कि ये 1 वे टिकटों वाले लोग हैं, आधे तो फॉरेन नेशनल है। पाकिस्तान में मरने वाला पाकिस्तानी जिस दिन आएगा वो इसका हल निकाल लेगा। लेकिन यह कि वो अभी तक मैं अफसोस के साथ के 74 सालों में मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको कई दफा कहा कि मैं आई विश कि आई कैन हैव अ डिबेट विद समबडी कि 1940 से लेकर आज तक हमारे साथ हमने कैसे कैसे लोगों के मजाक बर्दाश्त किए हैं, लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और वही आज भी कर रहे हैं। नूर आलम साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने डिफाइन किया। मैं बल्कि उसके बाद फिर दोबारा वो जिरगा में गए हैं नूर आलम साहब, उन्होंने फिर वहां जाके भी इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से, बल्कि आपके अब तो कई लोग निकल रहे हैं बाहर, जिस तरह जवाद साहब ने पिछले दिनों, जो बहुत बड़े PTI के फाउंडर थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि मैं लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं कि कौन कौन से मिनिस्टर अरबपति बन गए हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं, वो भी अब देखें। मेरा मकसद है कि इसमें एक 2 चीजें खासकर, एक ऐसी पार्टी जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ था और उसके अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन बड़े अरसे से नहीं कराया जिस तरह दूसरी पार्टियां नहीं कराती, और खान साहब ने भी बिल्कुल वही रवश रखी है कि ऐसे लोगों को पिक किया जाए जो बोलने की सलाहियत न रखते हो, जिस तरह वसीम अकरम साहब हैं, जिस तरह आजाद कश्मीर के सदर हैं, जिस तरह दूसरे लोगों को जो बोले ना, जो दरबारी बन के बैठे रहे और खान साहब बनी गाला से ऑपरेट करें।
मेरा मकसद है ये वो पार्टी है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है और तब्दीली का नारा लगा कर आई थी, ये वो पार्टी। तो अगर ये पार्टी निकलेगी तो अगला अगला हमें क्या करेगा? आगे तो वही लोग बैठे हैं पीडीएम में, वो जो पुराने जिनके केसेस भी मौजूद हैं, जिनके स्टोरियां भी मौजूद हैं, जो लोग पहले ही आजमा चुके हैं, वो तो कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिसके आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जिसके आपने बात की है, उसके फाउंडर जो सादिक साहब थे, जो इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मेरा ख्याल एम्बेसडर हैं, या वॉशिंगटन डीसी में भी डीसीएम रह के जा चुके हैं। लेकिन चीमा साहब, ये पॉलिसियां उन कौमों की होती हैं, उन ममालिक की होती है जो इंडिपेंडेंट हो, जिनकी कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद हो, जहां पे लोग खुशहाल हो, लोगों का ट्रस्ट मौजूद हो, जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में अगर लोग बैठे हैं, मैं तो इस्लामाबाद को कैपिटल नहीं मानता, आपका लंदन कैपिटल है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को कौम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, उन लोगों की पॉलिसियां होती हैं। अगर आपकी पॉलिसी, आपका वजीर आजम साहब हथियार डाल चुके हैं कि हमारी एवरीथिंग इज इन जेपडी ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, और मोईद यूसुफ साहब आप हफ्ता पहले कह चुके हो कि हम अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं, वो देखते रहेंगे, तो अब कौन सी पॉलिसियां बना के दे रहे हैं लोग? आप देखें, अगर सोचा जाए तो ह्यूमन राइट्स तो शुरू किया था 16वीं सदी में किंग चार्ल्स ने। तो वो राइट्स तो तब होते हैं अगर आपके कुछ पल्ले कुछ हो। तो अगर आप सिर्फ लंदन आपके डॉलरों पे पाउंडों पे नजर हो तो उस तरह, अब मैं जिस तरह अगले दिन देखे ऐसी ऐसी चीजें निकल रही, मेरा पहले मैं लाहौर रिंग रोड के बारे में पढ़ता रहा हूँ चीमा साहब, फिर मैंने ये अब पढ़ा आपका पिंडी वाला रिंग रोड देखा, अब सुना है वो पेशावर सूबा सरहद में एक रिंग रोड और बन रहा है। वहां पे अरबों के जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहां से चीजें लीक होती हैं, नक्शे चेंज कराते हैं, जो 9 रतन है हमारे वज़ीर आज़म साहब के, वो फिर अरबों की वहां प्रॉपर्टी लेते हैं और दमादम बस कलंदर, ना कोई पूछने वाला है ना कोई करने वाला है। देखिए, तो अगर वॉशिंगटन डीसी में ये खबरें आ जाती है तो आपका क्या हाल? इस्लामाबाद नहीं खबरें किसी को पता, सब पता है इनको, लेकिन ये कि वो चाहते नहीं है, ये विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, ताकत नहीं है, नजरें किसी और चीज पे होती हैं। वजह ये है, पहले खान साहब ने तो खैर अपनी पार्टी का सत्यानाश एक लफ्ज इलेक्टेबल करके खत्म कर दिया था, अब उसके बाद तो कोई गुंजाइश रही नहीं थी, और वही एंड अप जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड देखें, आप एक चीज, एक मशीन में गंदम डालेंगे तो नीचे से दाने आटा निकल आएगा, ऊपर से पत्थर डालेंगे नीचे से बजरी निकलेगी। इन्होंने पत्थर डाले थे, वो नीचे से बजरी अब निकल रही है। इन्होंने इलेक्टेबल लेके आए थे दूसरी पार्टियों से, उन्होंने वही